नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में सबसे पहले बात बिहार चुनाव की। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुए 5 दिन बीत गए हैं, पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कोई आपत्ति या कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। जो विपक्ष एसआईआर को लेकर इतनी सवाल कर रहा था, उसने भी एक भी शिकायत अब तक नहीं की। अब सवाल है कि जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब कोई शिकायत ही नहीं कर रहे हैं तो आरोप क्यों लगा रहे हैं। ये पोस्ट निर्वाचन आयोग का है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी करने के बाद निर्वाचन आयोग डेली बुलेटिन जारी कर रहा है ताकि दावे और आपत्ति की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जा सके। इस लिस्ट में गौर करने वाली बात यह है कि लिस्ट जारी होने के 5 दिन बाद भी आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक भी आपत्ति या दावा दर्ज नहीं कराया। एक भी नहीं। न ही सत्ता पक्ष की किसी पार्टी ने आयोग के पास कोई अर्जी भेजी है। इसी की तरफ से जारी एसआईआर बुलेटिन में साफ जानकारी दी गई है कि राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 0 है। मतदाताओं की तरफ से दर्ज आपत्ति दावा 3659 है, जबकि 18 साल की उम्र पार करने वाले नए मतदाताओं की आपत्ति या दावा 19,186 है। इसके साथ ही आयोग ने सभी दलों के बीएलए की संख्या भी साझा की है। इस आंकड़े का हवाला देकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। खासकर तेजस्वी यादव पर जालसाजी का आरोप लगा रही है। पर जो लोग अपने आप को वोटों का रक्षक बता रहे थे, उन लोगों ने अभी तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। हाँ, तेजस्वी यादव ने मतदाता पहचान पत्र में जालसाजी जरूर की है। आरजेडी ने कहा कि उसे तो आपत्ति थी, वो उसने सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज करा दी। तो इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज करा चुकी है, और केवल आपत्ति ही आपत्ति है। रोज सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर बीजेपी आयोग होने का आरोप लगा दिया। जिस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा बात कर रहा है, साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है। उधर जेडीयू ने इस पूरे मामले पर एक नई पहल करने की तैयारी की है। पार्टी के बीएलए अब वैसे योग्य मतदाताओं की मदद करेंगे जिनका नाम एसआईआर लिस्ट से छूट गया है। जो है इसको मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति जिसका नाम छूट गया हो या किसी कारण कट गया हो, नहीं, उसको ऐसा तो बहुत कम ही है, लेकिन जो भी यदि ऐसा है कि तो उसको देख लेंगे, उसको अपने हिसाब से भी उसका सर्वे कर लेंगे, और सर्वे करके उसको जो है हमारे जो कार्यकर्ता है उसको BLO के माध्यम से उसको जुर्माने का प्रयास करेंगे, या रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके माध्यम से उसको देखेंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और पार्टियों को 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, पर अब तक राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है। ऐसे में सवाल यही है कि जब गड़बड़ी की आशंका है तो आखिर शिकायत क्यों नहीं कर रहे, और जब कोई शिकायत ही नहीं तो आरोप कैसा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर कामगारों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। नए कर्तव्य भवन में कई विभाग होंगे, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नए संसद भवन के बाद नया कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। ये 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो
और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इसे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कामों में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। कर्तव्य भवन 3 की खासियत 7 मंजिला इमारत, 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया, 850 ऑफिस रूम, 700 सीसीटीवी कैमरे, 600 मॉडर्न पार्किंग, 120 ई व्हीकल चार्जिंग। नए कर्तव्य भवन 3 में कई विभाग होंगे, जिसमें कर्तव्य भवन 3 में कौन कौन से विभाग? गृह विभाग, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक, पेट्रोलियम मंत्रालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस। अभी सेंट्रल विस्टा में कुल 39 मंत्रालय हैं। 12 मंत्रालयों के ऑफिस सेंट्रल विस्टा से बाहर हैं। 51 मंत्रालय सेंट्रल विस्टा में होंगे। कर्तव्य भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला है। यहाँ एक साथ 600 कारें खड़ी हो सकती हैं। इसमें क्रय चयनित शुगरी, योग रूम, मेडिकल रूम, कैफे, किचन और हॉल हैं। कर्तव्य भवन में 24 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। हर रूम 45 लोगों के बैठने की क्षमता का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन परिसर में एक वृक्षारोपण किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित कर्तव्य भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन से जुड़े निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार भारत पर टैरिफ बम फोड़ा है। दरअसल ट्रंप ने अब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जो कि अब बढ़ाकर 50% हो गया है। बताया जा रहा है कि रूस से लगातार तेल खरीदने के जवाब में ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया। और इसी के साथ भारत पर अमेरिका ने कुल 50% टैरिफ की घोषणा की है। यानी कि जो भारतीय उत्पाद अमेरिका में बिक रहे हैं, उन पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाएगा। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। I never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी 30 जुलाई को दी थी और GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक 7 अगस्त से भारत पर ट्रंप का टैरिफ अटैक शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक खबर जो ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है कि मोदी इस साल के अंत में चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। मोदी का चीन दौरा 6 साल के बाद होगा और वो 31 अगस्त को चीन में होंगे। हालांकि भारत टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप के सुर थोड़े बदले बदले से नजर आए हैं। कल तक भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देने वाले ट्रंप आज इससे जुड़ा सवाल पूछे जाने पर कह रहे हैं कि वो कल रूस के साथ बैठक के बाद ये तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। ऐसा कल भारत के ट्रंप को उन्हीं की भाषा में दिए गए जवाब के बाद हुआ है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while